नमस्कार मित्रों। ये वीडियो जो कुछ क्वेश्चंस आए थे मेरे अलग अलग वीडियो पे, उसमें मेरा एक वीडियो था मिलिट्री के ऊपर, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया के ऊपर, और उसके रिलेटेड क्वेश्चन आया था। वो था कि पोखरान 2 है वो सक्सेसफुल हुआ था या नहीं। तो पोखरान 2 लार्जली वाज अ फेलियर, और मैं आपको गूगल करने के लिए रिक्वेस्ट करूँगा। पोखरान 2 1998 टाइप करना और फिर फेलियर, तो आपको बहुत सारे यूआरएल मिल जाएंगे जो कि आपको प्रूव करेंगे कि पोखरान 2 है वो एक फेलियर था। फेलियर किस सेंस में कि जो दो एक्सप्लोजन होने थे, एक था यूरेनियम का एक्सप्लोजन, वो हुआ था, लेकिन यूरेनियम का एक्सप्लोजन तो 1974 में भी हो चुका था। उसके बाद यूरेनियम का एक्सप्लोजन होता है, उसके बाद हाइड्रोजन बॉम्ब फटता है, और वो बहुत ही प्रिसीशन टाइमिंग से फटना चाहिए। मतलब जो न्यूक्लियर यूरेनियम का एक्सप्लोजन है वो बहुत ही प्रिसाइज टाइम पे होगा, वेरी वेरी हाई एक्यूरेसी ऑफ द लेवल ऑफ माइक्रोसेकंड, और वो इक्विपमेंट बहुत ही ठीक से, बिल्कुल ठीक से काम करेगा तो ही हाइड्रोजन बम है वो प्रॉपरली फटेगा, वरना हाइड्रोजन बम प्रॉपरली नहीं फटेगा और उसकी कैपेसिटी का 10% इम्पैक्ट भी नहीं होगा। तो आप अलग अलग जो आप गूगल करोगे पोखरान 2 फेलियर, और तो आपको बहुत सारे फोटोग्राफ दिखेंगे। एक फोटोग्राफ इसमें आपको दिखेगा जो इसमें एक लोहे का आयरन शाफ्ट, लोहे का एक बहुत बड़ा बार है, और वो लोहे का बार उछल के दूर गिरा लेकिन वो टूटा नहीं। वो हाइड्रोजन एक्सप्लोजन यदि ठीक से हुआ होता तो वो आयरन शाफ्ट है वो टूट जाना चाहिए था, उसके सैकड़ों टुकड़े हो जाने चाहिए थे, लेकिन उसके टुकड़े नहीं हुए, वो सिर्फ उछल के दूर गिरा। और इसीलिए काफ़ी लोगों को ये सबूत की तरह बताया जाता है कि पोखरान 2 वाज अ फेलियर। अब सवाल आता है कि भाई सब लोगों ने इसको सक्सेस क्यों कहा, जैसे कि कलाम ने इसको सक्सेस कहा था कि पोखरान 2 वाज अ सक्सेस। तो ऐसी बात है कि भाई जो भी बड़े नेता है, विजिबल है, या तो बड़े टेक्नोक्रेट है, उस समय वो नेता नहीं थे, टेक्नोक्रेट थे, तो उनको तो ये झूठ बोलना ही पड़ेगा। दुनिया का कोई देश है वो अपने फेलियर को पब्लिकली एडमिट नहीं करता कि हम फेल हो गए, लेकिन वो फेल होता है वो इंटरनली एडमिट करके प्रयत्न आगे चालू रखते हैं जब तक कि वो सक्सेसफुल नहीं हो जाते। तो मैं ये पॉइंट पे गलती नहीं निकालूंगा कि पोखरान 2 फेलियर हो गया। चाइना ने अभी तक में 65 एक्सप्लोजन किए हैं, एटॉमिक एक्सप्लोजन। अमेरिका ने 1045 जितने किए हैं। रशिया ने कितने किए हैं? रशिया ने 715 किए हैं, और सारे के सारे सक्सेस नहीं हुए होंगे। इनके भी 715 रशिया ने किए, उनमें से हो सकता है 10-20 फेल हो गए हो, ज़्यादा फेल हो गए हो। यूएस ने 1055 जितने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं, उनके भी हो सकता है 100-200 फेल हो गए हो। फेल होना गलत बात नहीं है, नहीं बुरी बात है। प्रॉब्लम यह है पोखरान 2 का पॉलिटिकल फेलियर भी कैसे है कि उन्होंने गाड़ी रोक दी, तब तक आगे नहीं बढ़ाई पोखरान 3, पोखरान 4, जब तक कि वो सक्सेस नहीं हो जाता। अब पोखरान 2 में जो शाफ्ट के टुकड़े नहीं हुए, वो आपको एक साफ तस्वीर दिखेगी जो कि क्लियरली दिखा देता है। तो कलाम ने जो स्टेटमेंट दिया कि पोखरान 2 वो सक्सेसफुल, वो उन्होंने ठीक दिया। एक टेक्नोक्रेट को हमेशा उनके देश के वैज्ञानिकों का जुस्सा बनाए रखना है, देश के नागरिकों का जुस्सा बनाए रखना है, इसलिए इस तरह का गलत स्टेटमेंट देते हैं। दुश्मनों की आंख में, दुश्मनों के सामने भी कमजोर रुख नहीं रखना, तो कर दिया। लेकिन उसके बाद जो वाजपेयी ने डिसीजन लिया कि अब आगे हमें टेस्ट नहीं करना, वो बहुत ही गलत डिसीजन था, और वही गलत डिसीजन बाद में मनमोहन सिंह और उन सब ने चालू रखा। तो अब हमें हमारे पास उपाय क्या है? एक तो हमें एटमॉस्फेरिक टेस्ट करना चाहिए। एटमॉस्फेरिक टेस्ट में एक्सप्लोजन की मैग्नीट्यूड कितनी है, एक्सप्लोजन कितना शक्तिशाली था, वो झुठलाया नहीं जा सकता। 2 तरह के न्यूक्लियर टेस्ट हैं, 3 तरह के हैं। एक तो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन। अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन में उसकी स्ट्रेंथ कैसे नापी जाती है, क्योंकि धरती के अंदर हुआ है, तो कि भाई धरती के अंदर कंपन कितना हुआ, और आसपास कुछ लोहे के रॉड थे वो टूटे या नहीं, तो वो ठीक एस्टिमेट नहीं निकलता उससे, क्योंकि वो एक तो मेजर करना भी बहुत मुश्किल है, धरती में कंपन कितना वो मेजर करना मुश्किल है। दूर दूर तक उसका आधा किलोमीटर दूर कितना कंपन हुआ, 1 किलोमीटर दूर कितना कंपन हुआ, 250 मीटर दूर कितना कंपन हुआ, वो मेजर करना भी मुश्किल है। इसलिए चीन के नेताओं ने जब डिसाइड किया कि इस बार हमें अपने वैज्ञानिकों का क्लेम ठीक ठीक मेजर करना है, उन्होंने एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन किया। एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन यानी कि बम को हवा में 2-3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर ऊपर फोड़ा जाता है। तो अब जब बम फटेगा, यदि उसका ठीक एक्सप्लोजन हुआ है तो गर्मी निकलेगी, तो गर्मी को अलग अलग पॉइंट पे
ऑर्डिनरी थर्मोमीटर रखे होते हैं जो कि नापते हैं कि बम फटा उसके 1 मिनट बाद या मतलब उसके 1 सेकंड बाद इस पॉइंट पे इतनी गर्मी थी, इस पॉइंट पे इतनी गर्मी थी, इस पॉइंट पे इतनी गर्मी थी, 1 मिनट बाद इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। तो उससे जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है जहां पे बम फटा उसकी गर्मी का ठीक ठीक अनुमान निकल जाता है। तो इसका मेजरमेंट बहुत सिंपल है। एटमॉस्फेरिक टेस्ट के स्ट्रेंथ का मेजरमेंट बहुत सिंपल है। एक तो अलग अलग पॉइंट पे गर्मी नाप के मेजरमेंट हो जाता है, फिर सैटेलाइट इमेज से मेजर हो जाता है। जो अंडरग्राउंड टेस्ट होता है उसका कोई ठीक से सैटेलाइट इमेज नहीं आता, जबकि जो एटमॉस्फेरिक टेस्ट होता है उसका सैटेलाइट इमेज जो है वही साफ साफ बता देता है कि इस बम की मिनिमम कैपेबिलिटी इतनी थी। इसलिए हमने जो पोखरान में जो टेस्ट किया उसकी स्ट्रेंथ 45 किलोटन थी यदि वो सक्सेसफुल हुआ होता तो, लेकिन सक्सेसफुल हुआ ही नहीं था और हमें धमाके करने की जरूरत है। जबकि चाइना ने जो सबसे बड़ा एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन किया उसकी स्ट्रेंथ थी 4300 किलोटन, यानी हमारे बम से लिटरली 100 गुनी ज्यादा। तो अब नेक्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या है कि हम एटमॉस्फेरिक टेस्ट करके अपने बम की शक्ति को एस्टैब्लिश करें पूरी दुनिया के सामने। एक और टेस्ट जो रशिया ने किया था वो था कि उनके पास बहुत सारे टापू है, हमारे पास भी बहुत सारे टापू है, उन्होंने उनका एक पूरा टापू पिघाल के रख दिया। आप गूगल करना लार्जेस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स में रशिया ने 2 एक्सप्लोजन किए थे 50 मेगाटन लेवल के, 15 मेगाटन लेवल के, 50 मतलब 10 मेगाटन से बड़े, 10 मेगाटन से बड़े रशिया ने अब तक कुछ 4 या 5 एक्सप्लोजन किए हैं। उसमें से एक एटमॉस्फेयर एक्सप्लोजन था। तो उस एटमॉस्फेयर एक्सप्लोजन ने वहां से कुछ 1000 मील दूर फिनलैंड और स्वीडन के जो तटीय घर थे, उनके कोस्ट लाइन पे जो घर थे उनके शीशे टूट गए। इतना पावरफुल एक्सप्लोजन था कि फिनलैंड और स्वीडन तक वहां की गर्मी और आवाज पहुंचा। और दूसरा जो उन्होंने एक्सप्लोजन किया वो अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन इतना पावरफुल था कि एक पूरा द्वीप था 15 मील का डायमीटर वाला, 15 मील चौड़ा 15 मील लंबा, वो पूरा का पूरा द्वीप है वो गायब हो गया। तो उससे एक्सप्लोजन की स्ट्रेंथ है वो बियॉन्ड डाउट प्रूव हो गई कि भाई इतना पूरा द्वीप है वो यदि पिघल जाता है तो इसका मतलब कि मिनिमम इसकी स्ट्रेंथ है वो 15 मेगाटन होगी। तो इस तरह का यदि पावरफुल अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन करते हैं तो ठीक है, जैसे कि हमारे अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप है, यदि एक द्वीप कम हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। लेकिन इस तरह से इतना बड़ा हम एक्सप्लोजन करते हैं तो उसके बाद फिर पाकिस्तान, चीन या अमेरिका हमसे मुठभेड़ करने की हिम्मत करने के विचार छोड़ देंगे। और दूसरा एक्सप्लोजन हमें करना चाहिए एटमॉस्फेरिक, ताकि वो उससे जो स्ट्रेंथ की कैपेबिलिटी है वो सैटेलाइट डेटा से या तो सिंपल टेम्परेचर मेजरमेंट से पता लग सके। धन्यवाद।